बीमारी लगी है, हटाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत बचाना पड़ेगा, तभी इस देश का लोकतंत्र बचेगा। कुछ ऐसी ही बातें रिटायर होते हुए पूर्व जस्टिस अभय एस ओका ने चीफ जस्टिस BR गवई तथा बार और बेंच के सामने कहा है। और जिस बीमारी का जिक्र उन्होंने किया है, उसी बीमारी का जिक्र सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जजों ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐतिहासिक रूप से किया था। सोचिए कि इतने सालों में उस बीमारी ने सुप्रीम कोर्ट यानी भारत की न्यायपालिका और भारतीय लोकतंत्र का कितना बंटाधार किया होगा, कितना नुकसान किया है। कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला त्रिवेदी रिटायर हुई। वकीलों उन्होंने फेयरवेल तक नहीं दिया। इससे ज़्यादा बेइज्जती कुछ हो नहीं सकती थी, क्योंकि कर्म ही ऐसे थे। और अब जब कुछ ही दिन बाद जस्टिस अभय एस ओका रिटायर हुए तो माहौल बिल्कुल उल्टा नजर आया। यहाँ भी बात कर्मों की ही है, जैसे कर्म थे वैसे फल मिले। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर चीफ जस्टिस के सामने बैठकर जस्टिस ओका ने क्यों कहा कि चीफ जस्टिस के भरोसे सुप्रीम कोर्ट को छोड़ना ठीक नहीं है, चीफ जस्टिस की मनमानी नहीं चलनी चाहिए। क्यों कहा कि चीफ जस्टिस को सबका मलिकार न बनाया जाए। आखिर ऐसी कौन सी बीमारी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है जिसे हटाने और दूर करने की बात सुप्रीम कोर्ट के एक सख्त और ईमानदार जज ने रिटायरमेंट के दिन पब्लिकली कह दिया है। आइए उस वीडियो में विस्तार से बात करते हैं उस बीमारी की, और ये भी जान लेंगे कि उस बीमारी का कौन सा इलाज जस्टिस ओका ने बताया है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि चीफ जस्टिस BR गवई की तरह इन्होंने भी रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं लेने का ऐलान किया है। एक तरफ देश में ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े ऑफर को ठुकरा देने की हिम्मत रखते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो भारत रत्न का पुरस्कार पाने के बाद भी देश को जुए की लत में ढकेल देना चाहते हैं, खाली कुछ करोड़ के लालच में। जी हाँ, यही आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है, और सुप्रीम कोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी सचिन तेंदुलकर जैसों को लेकर किया है। सवाल है कि क्या गृहमंत्री अमित शाह के बेटे और तमाम बड़े क्रिकेटर मिलकर देश की जनता को जुए की लत में ढकेल रहे हैं और आम जनता अपनी जान तक बाजी पर लगा रही है। पूरे मसले पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट वाली कहानी कुछ ज्यादा ही गंभीर है, आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप चैनल का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, साथ में ट्विटर का भी है। आप जल्द से जल्द जाकर वहां पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपको मालूम है इस चैनल पर एक न्यूज एजेंसी ने 2 स्ट्राइक भेजा है। तीसरी स्ट्राइक आते ही चैनल का कुछ भी हो सकता है। इसे बचाने के लिए हमें 18 लाख प्लस GST का भुगतान करना है। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए या अकाउंट नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके सहयोग भेजते रहिए। अच्छा, यहीं पर आपको याद दिला दें, पिछले दिनों जब ये स्ट्राइक वाला मामला आया और इतना लंबा चौड़ा भुगतान करने की बात आई, तो इस तरह की कई कंपनियां, जिन्हें आप सीधे सीधे जुआ खिलवाने वाली कंपनियां कह सकते हैं, बेटिंग ऐप कुछ लोग कहते हैं, इन सब ने संपर्क किया हमारे लोगों से और बड़ा लंबा चौड़ा ऑफर देने लगे। शायद उन्हें लगा होगा कि परेशान हैं, मजबूरी में कर सकते हैं, लेकिन हमने ठुकरा दिया। लाखों का था, लेकिन हमने ठुकरा दिया, क्योंकि जुआ खिलाकर अपने देश की, अपने दर्शकों को फंसाकर उनकी जान जोखिम में डालकर हमें कुछ नहीं चाहिए। 12 जनवरी 2018 की तारीख सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में अमर है, क्योंकि इसी दिन सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि देश की सबसे बड़ी अदालत में सब ठीक नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट को नहीं बचाया गया तो लोकतंत्र नहीं बचाया जा सकता। यह पहली बार था जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने न्यायपालिका को ऐसी गंभीर बीमारी से पीड़ित करार दिया था, जिसका इलाज 23 मई 2025 को जस्टिस अभय एस ओका ने रिकमेंड किया है। और उनके रिटायर होने के आखिरी दिन जिस तरह से बार और बेंच ने सुरताल मिलाया, वो बताता है कि जज ईमानदार हो तो उसका विदाई समारोह कितना इमोशनल और कितना भव्य हो सकता है। तब जनता के दिलो दिमाग में जस्टिस बेला त्रिवेदी जैसों का भी चेहरा उभरने लगता है, जिनके लिए विदाई समारोह का आयोजन ही नहीं हुआ, यानी भारत का इतिहास बदल गया। क्योंकि उनके व्यवहार से न तो उनके साथी जज खुश थे और न ही वकील, मगर सख्त मिजाज वाले जस्टिस ओका के विदाई समारोह में वकीलों और जजों की भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। और ये सब कुछ जस्टिस ओका ने अपनी ईमानदारी से कमाया था, और अपने विधायी भाषण में उन्होंने जो कहा वो एक ईमानदार जज ही कह सकता है। जनवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो यही आरोप लगाया कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा अपनी मनमानी कर रहे हैं, सिलेक्टेड केसेस कुछ चुनिंदा बेंचों को असाइन कर रहे हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट की सेहत के लिए ठीक नहीं है, इस देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। 7 साल बाद जस्टिस अभय एस ओका ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है और कोई भी व्यक्ति किसी जज को कंट्रोल नहीं कर सकता, सिर्फ संविधान
संविधान ही एक जज को कंट्रोल कर सकता है। अब आप समझिए कि जस्टिस ओका ने किसकी ओर इशारा किया है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है उसकी ओर इशारा कर रहे थे? क्या अपने दौर के उन तमाम जजों को आईना दिखा रहे थे जिन्होंने सत्ता को खुश करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, लौट गए? जस्टिस ओका ने जब कहा कि केवल संविधान ही एक जज को कंट्रोल कर सकता है, तो सवाल है कि सत्ता के फेवर में फैसला देने वालों को कौन कंट्रोल कर रहा था? चाहे आर्टिकल 370 का मामला हो, राफेल का मामला हो, राम जन्मभूमि अयोध्या का केस हो, दिल्ली दंगों का केस हो, या फिर ईवीएम और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला हो, ये सारे मामले बताते हैं कि कहीं न कहीं संविधान को ताक पर रखने की कोशिश हुई ताकि जजों को कंट्रोल किया जा सके। इसका मतलब है कि जजों ने अपने फैसलों में ईमानदारी नहीं दिखाई। सवाल यह है कि पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने घर पर गणेश आरती के लिए बुलाया तो क्या उन्होंने ईमानदारी दिखाई? क्योंकि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच एक लक्ष्मण रेखा होती है और वो बिल्कुल स्पष्ट है और इस बात की आज़ादी नहीं देती कि सत्ता और सुप्रीम कोर्ट का मुखिया एक दूसरे के साथ जाम से जाम टकराएं। सवाल ये भी है कि जब सीजेआई गोगोई के चैम्बर में नरेंद्र मोदी ने गुपचुप मुलाकात की, अकेले में बैठक हुई, तो क्या तत्कालीन सीजेआई ने ईमानदारी दिखाई? और जब अपने ऊपर लगे आरोपों पर उन्होंने खुद सुनवाई की तो क्या ये ईमानदारी का काम था? जस्टिस ओका ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट को बदलना होगा क्योंकि अदालत को चीफ जस्टिस चलाते हैं और पिछले 11 सालों में सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी को जो नुकसान पहुंचा है उसके जिम्मेदार भी पुराने चीफ जस्टिस रहे हैं। तो एक जज जब अपने रिटायरमेंट के टाइम कहता है कि चीफ जस्टिस के अंदर सुप्रीम कोर्ट को बदलना होगा, तो समझ लीजिए कि न्यायपालिका के भीतर चल क्या रहा है और 2018 के बाद क्या बदला है। जस्टिस ओका ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस सेंट्रिक क्यों होना चाहिए? जस्टिस ओका ने कहा कि पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना के टाइम सुप्रीम कोर्ट बदला और इसका खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व सीजेआई ने अपने साथियों के साथ चर्चा करते हुए तय किया कि सुप्रीम कोर्ट में पारदर्शिता आए। चर्चा करते हुए ये बात जस्टिस खन्ना की हो रही है और लोगों को पता चले कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है। मौजूदा सीजेआई के बारे में जस्टिस ओका ने कहा कि वो भी खुली अदालत में फैसले लेते हैं, अपने चैम्बर में कोई फैसला नहीं करते। याद रखिए कि डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बाद ही जस्टिस संजीव खन्ना चीफ जस्टिस बने और जस्टिस ओका ने अपने विदाई भाषण में कहा कि पूर्व और मौजूदा सीजेआई सबके सामने फैसला लेते हैं, अपने चैम्बर में नहीं लेते। तो क्या पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और उनके पहले के सीजेआई अपने चैम्बर में फैसले लेते थे? इस बात का संकेत इसलिए भी मिलता है कि सीजेआई बीआर गवई ने डीवाई चंद्रचूड़ के टाइम सुप्रीम कोर्ट में लगे ग्लास को हटाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले पत्रकार प्रभाकर मिश्रा ने लिखा कि जस्टिस चंद्रचूड़ जब सीजेआई बने तो कोर्ट में कई नए काम हुए। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगी थी, साज सज्जा के लिए फाउंटेन लगा, मेटल प्लेट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखवाया गया। उसी दौरान एक काम और हुआ, सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर में ग्लास की दीवार खड़ी की गई और कॉरिडोर में सेंट्रलाइज्ड एसी की व्यवस्था की गई। उसी ग्लास पर सुप्रीम कोर्ट का नया वाला लोगो चिपकाया गया। जाहिर है सेंट्रलाइज्ड एसी और ग्लास की दीवार में बहुत पैसा खर्च हुआ होगा, मगर सीजेआई गवई ने कह दिया है कि ग्लास की दीवार हटाई जाएगी। गर्मियों की छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने अंदाज में नजर आएगा। दरअसल ग्लास लगाने से कॉरिडोर सकरा हो गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने उसे हटाने की अपील की थी। अब सवाल यह है कि क्या चीफ जस्टिस पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने ग्लास लगवाने का फैसला अपने आप ले लिया? बार और बेंच के साथ मिलकर इस पर चर्चा नहीं की? क्या ये उनकी अपनी मर्जी का फैसला था? क्योंकि ये एक छोटा सा फैसला था और 7-8 महीने बाद ही उस फैसले को पलटने की नौबत आ गई। तो समझ लीजिए कि बड़े फैसलों में सीजेआई चंद्रचूड़ ने क्या किया होगा। जस्टिस ओका ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस सेंट्रिक के बजाय जजमेंट सेंट्रिक होना चाहिए और इसके लिए केस की मैनुअल लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। अगर हो भी तो बहुत सीमित संख्या में। बाकी केसों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता ली जा सकती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में किस केस की सुनवाई कौन सा जज करेगा इसका फैसला चीफ जस्टिस नहीं बल्कि मशीन करे। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की बीमारी बहुत ही गंभीर है और इसका इलाज चीफ जस्टिस पर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि उस पद पर कोई भी हो सकता है और वो किसी का भी हो सकता है। जस्टिस ओका ने कहा कि सुनवाई के लिए केवल चुनिंदा केस ही लिस्ट हो रहे हैं और महामारी के दौरान मामलों की सुनवाई ऑटोमेटेड तरीके से हो रही थी। रिटायर्ड जस्टिस के कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस की लिस्टिंग शीशे की तरह तभी साफ होगी जब उसमें जजों का हस्तक्षेप नहीं होगा। चीफ जस्टिस ये तय नहीं करेंगे कि कौन सा जज किस केस की सुनवाई करेगा। और इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जस्टिस चेलमेश्वर ने कहा था कि हम नहीं चाहते कि 20 साल बाद कोई बुद्धिमान व्यक्ति ये कहे कि जस्टिस चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ ने अपनी आत्मा बेच दी थी और संविधान के प्रति अपना दायित्व नहीं निभाया। यानी भविष्य में उनकी आलोचना न हो, उन पर सवाल न उठे, उनकी बदनामी न हो, इससे बचने के लिए उन्होंने कई साल पहले ही अपने आप को आगे किया। आगे चलकर इनमें से जस्टिस गोगोई ही चीफ जस्टिस बने, बाकी जज समय के साथ रिटायर होते गए। लेकिन केसेस की लिस्टिंग का मामला जस का तस रहा, विवाद बढ़ता गया। जस्टिस अभय अशोका ने कहा कि जब तक सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट में केसेस की लिस्टिंग ऑटोमेटिक तरीके से नहीं होगी, तब तक चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट पर यह सवाल उठता रहेगा कि किसी मामले में सुनवाई 24 घंटे के भीतर क्यों हो रही है और कोई मामला 20 दिनों बाद क्यों सुना जा रहा है। जस्टिस ओका जब ये कह रहे थे तो बार और बेंच के तमाम लोग मौजूद थे। यह दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओका के होने का मतलब क्या था। उनके रिटायरमेंट पर पत्रकार गुणाशेखर ने लिखा कि जस्टिस रिटायर्ड, यानी सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले उन तमाम पत्रकारों की नजरों में जस्टिस ओका का कद बहुत ही बड़ा था और उनकी अदालत में सरकार की ओर से ईडी का केस लड़ने वाले तमाम वकीलों ने भी जमकर तारीफ की। बावजूद इसके कि जस्टिस ओका ने ईडी के खिलाफ संवैधानिक प्रावधानों के दुरुपयोग पर मोर्चा खोल रखा था, सरकारी वकील यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि उन्हें इस बात का अफसोस रहेगा कि वो जस्टिस ओका की कोर्ट में डिफेंस लॉयर के तौर पर केस नहीं लड़ पाए। ईडी के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जोहेद हुसैन ने कहा कि जस्टिस ओका की अदालत में केंद्रीय एजेंसी का पक्ष रखते हुए उन्हें राहत मिली। मजाकिया अंदाज में हुसैन ने कहा कि जस्टिस ओका की बेंच में इस मामले में सक्षम थी कि वो ईडी के पक्ष में फैसला दे सके। जस्टिस ओका ने कहा कि एक जज को दृढ़ होना चाहिए, उसे इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि उनके फैसलों से कोई नाराज हो जाएगा। जब वो ये बात कह रहे थे तो अपने ही समय के तमाम जजों को आईना दिखा रहे थे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जजों को अब इस बात की चिंता होने लगी है कि उनके फैसले से कौन नाराज हो जाएगा, कौन खुश हो जाएगा। जस्टिस ओका ने कहा कि उन्होंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि उनकी सख्ती के पीछे ठोस कारण हो और संवैधानिक मूल्यों को सबसे ऊपर रखा जाए। उन्होंने कहा कि भारत में न्यायपालिका एक बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रही है, उसकी क्रेडिबिलिटी सवालों के घेरे में है। तमाम हिस्सों से लोग न्यायिक प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, तो जरूरत इस बात की नहीं है कि सवालों का एक एक करके जवाब दिया जाए, बल्कि जरूरत इस बात की है कि आलोचना का जवाब ठोस फैसलों से दिया जाए, बार और बेंच के सामूहिक प्रयासों से दिया जाए। यह सुप्रीम कोर्ट को तय करना होगा कि मजबूत फैसलों के जरिए वो अपने इकबाल को ठीक करे, क्योंकि न्यायपालिका की आलोचना का जवाब सिर्फ बेहतर परफॉर्मेंस के जरिए दिया जा सकता है। जस्टिस ओका ने कहा कि उन्हें एक बहुत ही सम्मानित जज ने सलाह दी थी कि आप पॉपुलर होने के लिए जज नहीं बने हैं, और उस जज की बात को उन्होंने हमेशा फॉलो किया। विदाई समारोह में तमाम लोगों ने कहा कि जस्टिस ओका बहुत ही सख्त मिजाज के थे, जैसे कि शिकायत कर रहे हों, मगर रिटायर्ड जज की बात ने बहुत सारे जजों के मुंह से नकाब नोच लिया, क्योंकि देश ने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद एक सीजीआई ने मीडिया को इंटरव्यू दे देकर अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी एक मंच पर इंटरव्यू दिया, समाचार एजेंसियों से लेकर यूट्यूबरों तक को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ इंटरव्यू देते रहे। तो क्या ये सब पॉपुलर होने के लिए किया गया था? और ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने रिटायर होने के बाद ही ऐसा किया, बल्कि चीफ जस्टिस रहते हुए भी उन्होंने अपने बयानों से अटेंशन पाने की कोशिश की, और कई बार ऐसा देखा गया कि बयान कुछ और आते हैं, फैसले कुछ और आते हैं। पिछले 11 सालों में इस देश ने देखा कि किस तरीके से जजों को रिटायर होने के बाद राज्यपाल बनाया गया, तो किसी को राज्यसभा भेजा गया। जस्टिस ओका ने कहा कि बहुत सारे लोग सेकंड इनिंग और थर्ड इनिंग की बात करते हैं, लेकिन मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट में अपनी पारी वनडे क्रिकेट की तरफ पूरी की है, और वनडे मैच में सेकंड इनिंग नहीं होती। कम से कम 2025 में रिटायरमेंट के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूं कि दूसरी पारी भी खेलनी है। जस्टिस ओका की तारीफ करते हुए चीफ जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि उनके फैसलों का असर बहुत ज्यादा है और हर फैसला संविधान और जनता के प्रति उनके समर्पण की वानगी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बीते सालों में जस्टिस ओका ने पर्यावरण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और श्रम के सम्मान से जुड़े तमाम मुद्दों पर अपने फैसले दिए हैं और तय किया है कि विकास पर्यावरण की कुर्बानी देकर न हो। इसके लिए उन्होंने सरकार की जवाबदेही तय की। अटॉर्नी जनरल वेंकट रमानी ने कहा कि जस्टिस ओका को पर्यावरण के मुद्दों पर दिए गए उनके फैसलों के लिए याद रखा जाएगा। मोदी सत्ता के दौर में जब दिल्ली दंगों के आरोपियों और यूएपीए के तहत जेलों में बंद छात्रों को जमानत नहीं मिल रही है, एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए प्रोफेसर को जेल हो रही है, नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर कार्टून बनाने वालों को एफआईआर का सामना करना पड़ रहा है, उस दौर में जस्टिस ओका का सुप्रीम कोर्ट में होना बहुत मायने रखता है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी अदालत में जिस तरीके से जस्टिस ओका ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की, उस तरीके से कोई नहीं कर पाया। चीफ जस्टिस गवई ने कहा कि नवंबर महीने में वो भी रिटायर हो जाएंगे, और जस्टिस ओका के साथ मिलकर उन्होंने फैसला लिया है कि रिटायर होने के बाद कोई पद नहीं लिया जाएगा। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस गवई ने पद संभालने से एक दिन पहले ही ये बात कह दिया था कि रिटायरमेंट के बाद उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, यानी उनको कोई कुर्सी नहीं चाहिए, कोई लालच नहीं है। और अब उन्होंने कहा है कि जस्टिस ओका के साथ मिलकर, यानी 6 महीने बाद जब रिटायर हो जाएंगे तो इनके साथ मिलकर कोई सेकंड इनिंग के बारे में सोचेंगे। लेकिन इतना दोनों ने साफ कर दिया है कि इन्हें कोई पद नहीं चाहिए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा मामला पहुंचा जिसमें भारत रत्न, गॉड ऑफ क्रिकेट और प्रिंस ऑफ कोलकाता बंगाल टाइगर सौरव गांगुली के साथ उन तमाम क्रिकेटरों को दिक्कत हो सकती है जो आईपीएल के नाम पर जुआ और
सट्टा को प्रमोट कर रहे हैं। इसी से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने डॉक्टर के पॉल की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। डॉक्टर पॉल का दावा है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जुआ और सट्टा खिलवाया जा रहा है। इसकी वजह से हजारों की संख्या में लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तेलंगाना में बहुत सारे सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, इसलिए यह मामला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर पॉल से सहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि आईपीएल के नाम पर ही सब कुछ हो रहा है और आईपीएल अमित शाह के बेटे जय शाह की संस्था बीसीसीआई का टॉप शो है। तो देखना यह है कि मोदी सत्ता सुप्रीम कोर्ट को क्या जवाब देती है। याचिकाकर्ता पॉल ने कहा कि तेलंगाना में 1023 लोग आत्महत्या कर चुके हैं और 2 महीने पहले ही तेलंगाना पुलिस ने 25 बॉलीवुड, टॉलीवुड एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। 100 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स इस देश के युवाओं की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं और 90 करोड़ की आबादी में 30 करोड़ की आबादी ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी में फंस चुकी है, जो कि संविधान के आर्टिकल 21 के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इस तरह के मामले कोर्ट के जरिए हैंडल नहीं किया जा सकते, क्योंकि आईपीसी में 302 का प्रावधान है। मर्डर के केस में फांसी की सजा हो सकती है, मगर हत्याओं का सिलसिला रुकता नहीं है। इस पर याचिकाकर्ता पॉल ने कहा कि गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर इस तरीके के तथाकथित ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं और जब वो इन चीजों को प्रमोट करते हैं तो करोड़ों लोगों को लगता है कि ये ऐप सही होगा। तब जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें पता है कि आईपीएल देखने के नाम पर करोड़ों लोग सट्टा लगा रहे हैं, मगर सवाल भारत रत्न से है कि क्या उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इसलिए दिया गया था। देखना होगा कि सत्ता की चाटुकारिता में ट्वीट करने वाले भारत रत्न इस मामले पर क्या रिएक्शन देते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।